अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अहम सवाल ये है कि आईनी तरमीम को लेकर रियासत के दो अहम तरीन सुतून आमने सामने हैं। एक तरफ अदलिया है तो दूसरी तरफ मुक़न्नना यानी पार्लियामेंट है। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं तो क्या है कि आईनी तरमीम अपनी हतमी शक्ल में आने से पहले ही मतनाज़े हो गई हैं। कोई इन तरमीम को जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम के खुशनुमा रैपर में लपेट कर इसको पेश कर रहा है, तो कोई इसे आज़ाद अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं तो क्या है कि आइन पूरी कौम का एक मुतफ़क्का डॉक्यूमेंट है, मगर आइनी तरमीम पर सियासी जमातें तकसीम हैं। क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है कि रियासत के सुतून समझे जाने वाले इदारे तकसीम हैं आज, और तो और वकला भी आज तकसीम नज़र आ रही है। क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है कि इस्लामाबाद में मुल्क भर से वकला की एक बड़ी बैठक वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी लगाते हैं, जिसमें करारदाद मंजूर की गई कि पार्लियामेंट को हक़ है कि वो कानून साजी करें, जबकि लाहौर में कन्वेंशन होता है, हामिद खान बुलाते हैं और वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान सामने आता है, जिसमें न सिर्फ आइनी पैकेज बल्कि नई आइनी अदालत की मुखालिफत का भी ऐलान किया जाता है। ये मुतालबा भी किया जाता है कि फौरी अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम 26 अक्टूबर से इस मुल्क का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ही मानते हैं। ये क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है कि स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखते हैं कि नए इलेक्शन एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता? क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई है और किसी खतरनाक आइनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है? क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है कि कल तक जो हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर रही थी, आज वही हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस ले आई है? क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है कि आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी का ऑप्शन होते हुए हुकूमत ने इस आर्टिकल को बदलने का ऐलान किया? इस सारे मामले पर वकला बिरादरी सोच क्या रही है? जो तहरीक वकला बिरादरी चलाने का ऐलान कर चुकी है, हुकूमत इसको कैसे कंट्रोल करेगी? क्या जो वकला बिरादरी में एक डिवीज़न नज़र आ रही है, तो ये तो मुल्क में एक बहुत अजीब सूरत हाल बनने जा रही है। इसी पर मैं आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून से मेरे साथ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। आबिद ज़ुबैरी साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि वकला भी हमें इस सारे मामले पर डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब की एक वकला बिरादरी उनके साए तले जमा होती है जो ये कहती है कि आइन साजी कानून साजी पार्लियामेंट का हक़ है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा, कल जैसे लाहौर में वकला कन्वेंशन हुआ, उसमें वकला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अदालती ढांचे और निज़ाम को तबाह करने के लिए जो एक नाम नहादी पैकेज मुतारिफ करवाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की हकीकी वफाकी और आइनी अदालत है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मतवाजी कोई अदालत नहीं बनाई जा सकती। वकला तहरीक चलाने का सोच रहे हैं, तो वकला बिरादरी क्यों डिवाइडेड है इस सारे मामले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको कमेंट करूं कि आपने बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू, ज़बरदस्त जी। देखिए, वकला तकसीम है, बिल्कुल है। एक तरफ वकला है जो आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वकला है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत या उनके हवारियों के साथ हैं। तो अब नेचुरली उनको उनसे फ़ायदा है, उसके ग्रुप के वो लोग हैं। और आप देखिए उस जो फंक्शन हुआ, कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं था, आप देख लीजिए, आपके पास फुटेज मौजूद होगी, और उन्हीं के ग्रुप के लोग वहाँ बैठे हुए थे। आज़ाद लोग जो मतलब हामिद खान साहब ग्रुप कहलाएंगे, लेकिन आप कल पंजाब में भी था उस सेमिनार कन्वेंशन में, तो आप देखिए पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग आए हुए थे और उन्होंने आके तकारीर की। उन्होंने कहा कि जी ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा ही नहीं, क्योंकि हमारी वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी अदालत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और हाई कोर्ट्स हैं, उसके अंदर हम कोई तरमीम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल उससे है, ये वकीलों की तकसीम की बात नहीं है, ये मुल्क तबाह किया जा रहा है। एक सुतून है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इक्वल इंस्टीट्यूशन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत आइन ने एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जो 1973 में बना था, उसके तहत आपने एक अदालत का काम होता है इंटरप्रिटेशन। आज़म नज़ीर तारड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, कानून साजी
पार्लियामेंट का काम होता है, आइन की तरमीम भी कानून उनका काम होता है, लेकिन आइन को तबाह करना उनका काम नहीं होता। और वो पार्लियामेंट जिसके ऊपर सीरियस सवाल है कि ये आया हकीकी तौर पे इलेक्ट होके आए हैं या फॉर्म्स 47 की पैदावार हैं, और वो भी जहां से कंट्रोल हो रहे हैं। देखिए इस वक्त दो इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे कंट्रोल हो गए, वो कंट्रोल्ड हैं जो रिमोट कंट्रोल्ड हैं। एक ही इंस्टीट्यूशन बचा है इस मुल्क में, वो मेरे और आपके, हमारे औलाद के बच्चों के लिए, हमारी मुस्तकबिल की जनरेशंस के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी अदलिया के साथ खिलवाड़ ना हो। ये अच्छा, हुकूमत जो इस पर तशरीह दे रही है, बयानात दे रही है, या जो समझाने की कोशिश कर रही है लोगों को, या अपने जो वो उन्होंने समझाने की कोशिश की मौलाना साहब को भी या सहाफ़ियों को भी, कि आईनी अदालत पर जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट है तो इसके पैरेलल अदालत बनाने की क्या ज़रूरत है, तो ये उज़र पेश करते हैं कि इतने मुकदमात की भरमार है सुप्रीम कोर्ट में, सिवाय इसके कि कि किसी एक पार्टी के को निशान देना है, नहीं देना है, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है, नहीं देनी है, आर्टिकल 63A की तशरीह होनी है, फ्लोर क्रॉसिंग, मतलब कि इस तरह के सियासी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में इतने ज़्यादा हैं कि जो आम आदमी है उसके मुकदमात की बारी नहीं आती है। तो लिहाजा एक आईनी अदालत बने जहां इसी टाइप के सारे मुकदमात, सियासी जमातों से रिलेटेड, आईनी मुकदमात से रिलेटेड मामलात वहां सुने जाएं और आम आदमी को रिलीफ जो मिलना है वो सुप्रीम कोर्ट से मिले। तो ये उज़र क्या वकला को समझ में नहीं आता? नहीं, ये उज़र नहीं है, ये अदालत को तबाह करने का पूरा बंदोबस्त है। वो आईनी अदालत क्या बन रही है? पहला चीफ जस्टिस जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। हाँ। कहाँ से? अब देखिए, अब मेन सारा जो आज तक पूरी जिद्दोजहद हुई इस मुल्क में कि चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज हो और हुकूमत अपनी मर्जी के आदमी को चीफ जस्टिस ना बनाए। उसके बाद इन्होंने खुद एक आईनी तरमीम की, और आपको पता है 18वीं तरमीम में 97 आर्टिकल्स को चेंज किया गया था। और उस वक्त भी अगर अब ये बात करते हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आपको पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के और भी क्लॉजेज हैं, आपके पास होगा कॉपी, आप प्लीज निकालिएगा आज। उसके अंदर क्लॉज आई थिंक 22 है जिसके अंदर लिखा है कि हमारी अदलिया आजाद होगी। फिर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक और भी जिन्होंने साइन किया था कि हम फौज की मदद से पावर में नहीं आएंगे। आप निकाल लीजिए, उसको भूल जाती है, बिल्कुल उज़र गलत। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन से वो तो धज्जियां, तो जब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया मिसाके जमहूरियत की धज्जियां तो उसी वक्त उड़ गई थी। नहीं, मिसाके जमहूरियत में धज्जियां हो गई, लेकिन उन्होंने फायदा उठाया तो उन सब ने, आप नहीं उठाए तो वापस आए थे। ये आप याद होगी ये चीजें। तो देखिए पूरा वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। लेकिन जिस अभी आपने जो अभी आपने रिसेंटली देखी जो आईनी जो तरामीम लोगों ने की, पार्लियामेंट ने की, अपने की अपने लिए अपने पर्सनल अपने केसेस को खत्म कराने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया उस जजमेंट को, क्योंकि प्रैक्टिस और प्रोसीजर कानून बना ही इनके लिए था कि क्योंकि अच्छा जब मैं आर्ग्यू करता था मैं कहता था देखिए आप इंटरनल मामलों में आप किसी और को मुदाखलत ना कर, लेकिन आज नाफिजुल अमल हो गया है, जजमेंट आई, सदर ने उस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए हैं जी, वो हो गया। तो उसकी वजह अभी क्या मतलब, इससे क्या हुआ? चीफ जस्टिस साहब खुद कहते हैं मैं अपनी पावर, मैं वैसे चीफ जस्टिस हूं, मैं अपनी पावर सब शेयर करूंगा, दे दूंगा, मैं रखना नहीं चाहता, ये पहली दफा हो रहा है और ये सारी गलतियां हुई है, मैं अपनी पावर दे, आज क्यों वापस ले ली? अब आप इसके अब ये कमेटी में वो होंगे जस्टिस और सीनियर जज होंगे और फिर चीफ जस्टिस खुद होंगे, क्योंकि उनके नॉमिनेटेड आदमी होंगे, हम सबको मालूम है वो कौन जज साहब होंगे, ताकि क्योंकि वो अपनी अब जो केसेस जो आ रहे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नौयत के, उसमें वो उनकी शायद मुझे नहीं मालूम, शायद उस कमेटी में वो अपनी अक्सरियत खो गए थे, तो इसलिए लगा। तो ये अब खुद आपने ये कानून बनाया, उसको आप होल्ड किया, तो ये कानून जो आज लगा है आपकी अपनी जजमेंट के खिलाफ है, जो आपने दी अक्सरियती फैसले के खिलाफ है, और आपने कहा कि ये बिल्कुल सही है, इसी तरह कमेटी होनी चाहिए, पर 184 को और आपने वो कर दिया, फिर आपको रीजंस भी देने पड़ेंगे। ये क्या हो रहा है? आप 184 की ज्यूरिसडिक्शन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? इस तरह थोड़ी होता है। यही मैं आर्ग्यू करता था जब मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का कि ये आप कर रहे हैं, फिर अपील दे दी गई। अब देखिए वहां उसमें अपील भी है और एक उसमें पहले ही लॉ में था कि जी 184 की जो पटिशन आएगी कमेटी उसको देखेगी कि बनता भी है 184 का केस, फिर वो लगाएगी कोर्ट में, तो हर चीज हो ये। और फौरन जो पार्टीज फौरन पटिशन लेकर चली जाती थी, फौरन बेंच बन जाता था, पटिशन मुख्तस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते, वो मामलात भी अब डिले होंगे। नहीं, वो तो डिले होंगे। अब क्या कहें, पुराने केस पहले लगेंगे, नहीं होंगे, कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो नहीं लगेंगे। और आप देखिए, हमने भी देखा अभी भी केसेस में, मुनाल का एक केस है, वो फौरन उसी वक्त एप्लीकेशन आई, उसी वक्त लगा, उस नंबर लगा और केस भी लग गया। मुनाल रेस्टोरेंट का केस, देखिए ये केसेस भी तो अभी हमारे सामने ये सारी चीजें। तो देखिए ना, मतलब कि ये आज क्या किया है चीफ जस्टिस साहब ने, आपकी अपनी जजमेंट के खिलाफ ये कानून आ गया, लेकिन क्योंकि आपको मुश्किल हो रही थी
बेंच की तश्कील में शायद, तो आपके लिए एक और कानून आ गया। सही। अब ये आपके अपनी जो जजमेंट है उसके खिलाफ है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ थे। माहिरा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आइनी तरमीम में नाकामी के बाद हुकूमत डटी हुई है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से हुकूमत लेकर रहेगी। उसी को लेकर कल स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा कि मखसूस नशिस्तें तरमीम शुदा एक्ट के तहत ही अलॉट हो सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद। तो तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर खुद अमल दरामद नहीं करवाएगी तो तहरीक इंसाफ कौन सा दरवाज़ा खटखटाएगी। दूसरा, कल लाहौर में तहरीक इंसाफ ने जलसा करने का ऐलान किया हुआ है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जलसे से पहले हमारे कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं खुद काफिले लेकर निकलूंगा। आपको याद होगा इस्लामाबाद में जलसे के बाद बहुत ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जो थी वो शुरू हो गई थी। तो क्या प्लान है तहरीक इंसाफ का? अभी तक इजाज़त नहीं मिली है, तो तहरीक इंसाफ जलसा करेगी नहीं करेगी, और ख़ास तौर पर इन आइनी तरमीम को लेकर तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन रह गया है। मौलाना ने इनकार तो कर दिया है उधर, लेकिन मौलाना अभी भी राज़ी हैं कि अगर उनकी दीवी तजावीज़ पर अमल किया जाए तो वो तैयार होंगे उनका साथ देने के लिए। असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपका। असद कैसर साहब, सबसे पहले तो ये कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो कल खत लिखा, आप खुद स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, क्या अब हम ये समझें कि एक स्पीकर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई वक़्त नहीं रही, कोई अहमियत नहीं रही? कल जो भी हुकूमत आएगी वो अपनी, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, वो अपनी मर्जी के कानून बनाएंगे और कहेंगे कि क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है जो है, हम लिहाजा हमने कानून साजी की है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो आप लोग कहाँ जाएंगे अब? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये नामुमकिन है। ये लोग अभी चाहते हैं कि कोई तरीके से जो है उसको रफ्सत किया जाए। हाँ। और ये सुप्रीम कोर्ट के साथ तो जो बाकायदा ये जो लड़ाई की मूड में है, उसके साथ टक्कर लेने की मूड में है। तो ये तो इनकी ख्वाहिश है कि अभी हुकूमत चली नहीं जा रही, तो ये ख्वाहिश है कि ये जो है ना कोई तरीके से उनकी हुकूमत को फारिग किया जाए। और दूसरा तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही, अगर ये फिर इस तरह होता है तो इसका मतलब तो ये है कि जब आप अपने आईन पे अमल ना करें, आप अदालतों के फैसलों का एहतराम ना करें, तो फिर तो मुल्क पे तो जंगल बन गया। फिर तो जो है ना जिसके पास लाठी होगी उसका मैच होगा, जिसके पास ताकत होगी फिर तो मुल्क जो है ना नर की तरफ चलेगा। तो ये हम किसी सूरत पे नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके खिलाफ हम मौलाना साहब तो कहते हैं कि हुकूमत तो टोटली हम पे डिपेंड कर रही थी, उन्हें लगा था कि मौलाना हमारा साथ देंगे, नंबर्स इनके पास पूरे नहीं हैं, लेकिन मौलाना साहब तो अभी भी राजी हैं। वो कह रहे हैं तजावीज़ पर हमारी अमल करें तो फिर बात हो सकती है, लेकिन मौलाना को मुकम्मल तौर पर आप भी राजी नहीं कर पाए। नहीं, हमारे आपस में एक वर्किंग रिलेशन डेवलप हो गई है और हमने आपस में तय किया है कि जो भी मशावरत होगी, जो भी फैसला होगा वो मशावरत से होगी और मशावरत करेंगे। तो जो भी अगर मौलाना साहब कोई तजावीज़ लेके आते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे, या हमें कन्विंस करेंगे या हम उसको कन्विंस करेंगे, तो फिर एक मुश्तरका पोजीशन होगी और उसके मुताबिक जो है ना। लेकिन असद कैसर साहब, आप एक बात तो देखें ना कि आईनी तरमीम का मसला चले, वो तो उनको नाकामी हो गई। कहते हैं ना कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो एक ही है। इनका मकसद है ना 2/3 को अपना वो टारगेट को अचीव करना। वो अब जब मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो जाहिर है 2/3 तो इनकी पूरी थी सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले से पहले। तो फिर भी आईनी तरमीम मुमकिन है असद कैसर साहब? नहीं, आईनी तरमीम जो है ये बिल्कुल नामुमकिन है। एक तो हुकूमत की कोई दस्तबेची नहीं है। ये असम्बली में जो लोग बैठे हैं फार्म 47 की पैदावार है, इसकी कोई मॉरल अथॉरिटी उनके पास नहीं है कि कोई आईनी अमेंडमेंट लेके आए। अगर कोई इस किस्म का फैसला करेगा तो उसको वक्त भी नहीं, अवाम तस्लीम, दुनिया तस्लीम करेगी। ये अगर मुल्क को इस जगह तक लेकर जाना चाहते हैं कि जो थोड़ी रही सही जमहूरियत है, रही सही थोड़ा कानून है, उसको भी खत्म करना चाहिए, तो उसकी अपनी मर्जी है। इंशाअल्लाह अवाम के खिलाफ खड़े होंगे,
और इनको ऐसा नहीं करने देंगे। पीटीआई का वजूद तो लगता है उसके बाद तो फिर खत्म हो गया। ये जो स्पीकर साहब ने कल जो खत लिखा, तो पीटीआई तो कहाँ एग्जिस्ट करती है। वो तो कहते हैं सारे मखसूस नशिस्तों वाले भी वो भी ले लेंगे और सारों का ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। मतलब कि तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो तो खत्म करने में तुले हुए हैं। ये बहुत लोगों की ख्वाहिश होगी और ख्वाहिश रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है ना किसी की मर्जी के ऊपर, किसी की ख्वाहिश के ऊपर जो है ना खत्म नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक हकीकत है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है, पंजाब में जो है सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। इसके बावजूद कि हमारे से जबरदस्ती सीटें छीनी गई है। हर बच्चा समझता है कि जुल्म हुआ है, उन्होंने नाजायज तौर पर सब कुछ किया है। तो जो भी होगा हम इनके खिलाफ जो है ना डट के खड़े हैं। और वुकला ने तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। कहते हैं कोई आईन, वुकला में भी धड़े हैं ना, जाहिर है। वुकला का एक ग्रुप कल हामिद खान की ज़ेर सदारत कन्वेंशन हुआ, वो कहते हैं हम जो है ना वुकला तहरीक शुरू करेंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ वुकला की तहरीक में अगर वुकला सड़कों पर आते हैं उनके साथ खड़ी होगी? भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ जो है ना वो वुकला तहरीक का साथ देगी, क्योंकि आइन का मामला है, मुल्क में जो है ना आज़ाद अदलिया का मामला है और हम अपने अदालतों के साथ और अपने अदलिया सड़कों पर जब तहरीक इंसाफ आती है तो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या होता है। तो उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ तैयार होगी वुकला का साथ देने के लिए। बिल्कुल, और हम जो है ना इसकी जो भी रिपरकशन होंगे हम बिल्कुल खड़े होंगे अपने अदलिया के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ, अपने आइन की बरदस्ती के लिए और मुल्क में जो सिविल सुपरमेसी की। सही, कल के जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? एक जलसे में जाएंगे, अगर जलसा तो हर सूरत में करेंगे, अगर जैसे में रुकावट डाली तो फिर हमने एहतजाज करना है पूरा भरपूर तरीके जो है ना उसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन खान साहब तो साथ साथ ये भी कह रहे हैं ना कि अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी तो हम एहतजाज में बदल देंगे अपना जलसा। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रेटजी है। खान साहब तो अपना पैगामात ज़ाहिर दे रहे हैं। पूरी तैयारी हुई है और सब कुछ इंशाअल्लाह ताला, अगर नहीं दिया तो फिर उसका दूसरा सूरत है कि पूरा एहतजाज होगा और उसकी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। एहतजाज की नौयत क्या होगी? सूबों में अपने अपने जगह पर एहतजाज होगा, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी है उसकी? क्योंकि कल तो जाहिर है आप लोगों की डेट है। पूरे मुल्क में जो है ना इनके खिलाफ जो है ना फिर निकलेंगे और ये हमारा कानूनी हक है, कोई इसको नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, मेरे साथ बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मखसूस सीटें किसकी हैं, इस सवाल को लेकर कानून साज और कानून वाले आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट सुप्रीम है। पाकिस्तानी सियासत में हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम लाने में एक बड़ी नाकामी तो हुई, लेकिन वो हार मानकर चुप बैठने की बजाय दोबारा से भाग दौड़ में लग गए हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये तरमीम आएंगी और ज़रूर आएंगी। जहां मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद उनसे इकरार कराने की कोशिशें अभी भी जारी हैं, वहीं पर 2/3 अक्सरियत के लिए दूसरे हरबे भी अभी आजमाए जा रहे हैं। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि आईनी तरमीम जो है ये हुकूमती बका के लिए उनकी लाइफलाइन बन गई हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने एक प्रोग्राम में कहा कि मौलाना को आईनी पैकेज पर कायल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीम पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ासकर आइन के आर्टिकल 8 में जब तरमीम की बात हो रही थी तब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमारी तो मजबूरी है, जिस पर मौलाना ने जवाब दिया कि आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। कामरान मुर्तज़ा की इस स्टेटमेंट के बाद पीपल्स पार्टी अब वजाहतें भी दे रही है। मौलाना से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं की। खुद बिलावल भुट्टो TV प्रोग्राम्स में आकर ये कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुसव्वदा हुकूमत ने दिया वही मुसव्वदा पीपल्स पार्टी ने भी हमें दिया। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में आर्टिकल 8 में तरमीम मौजूद थी। मुसव्वदे में आर्टिकल 8 के अलावा आर्टिकल 106, आर्टिकल 51 और 63 वगैरह इसको भी टच किया गया था। सवाल उठता है
कि मुजवज़ा आइनी तरमीम में आर्टिकल 8 में ऐसी कौन सी तरमीम थी जिसे हुकूमत मंजूर कराना चाहती थी मगर JUI ने इस पर अग्री नहीं किया। सवाल ये भी है कि अगर हतमी मुसवदा हुकूमत के पास था, ना ही पीपल्स पार्टी के पास था, तो फिर इतने दिन हुक्मरान इत्तेहाद जो था वो किस नुक्ते पर मौलाना को राज़ी करता रहा। JUI और पीपल्स पार्टी अपने अपने आइनी मुसवदे को कब आपस में शेयर करेंगी? हुकूमत और JUI में डेडलॉक जो है वो किन नुकात पर है? अभी भी JUI इस पर सोच रही है कि इस आइनी पैकेज पर हुकूमत के साथ बात हो सकती है। हुकूमत के पास इसके हवाले से प्लान B क्या है? मौलाना के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? मौलाना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिस पर मौलाना ने कहा कि हुकूमत के पास तो अब नंबर्स पूरे नहीं थे, अक्सरियत नहीं थी, वो तो JUI पर जो था वो दारोमदार उनका था। और साथ ही आज मौलाना ने ये भी किया इस तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को ही तहफ़्फ़ुज़ देना था। हम चाहते हैं कि शख्सियात में इस्लाहात ना हो, इदारों में इस्लाहात होनी चाहिए। हुकूमत वो कह रहे हैं कि हमें तो, मौलाना ने कहा कि हमें तो मुसवदा देने पर ही तैयार नहीं थी, तो कुछ बात जो थी वो बन नहीं सकी। हुकूमत तवक्को कर रही थी कि हम साथ देंगे, लेकिन हम नहीं समझते कि हमें ऐसी तरमीम पर साथ हुकूमत का देना चाहिए। इसी पर मैं बात करूंगी। JUI के रहनुमा राशिद सोमरो साहब, राशिद महमूद सोमरो साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका। राशिद साहब, ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब वाली बात है जिस पर पीपल्स पार्टी अब इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे रही है। बिलावल भुट्टो साहब खुद टेलीविजन स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी कि हमने कहा हो कि हमारी मजबूरी है। आर्टिकल 8 को लेकर भी उनसे सवालात हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा आइन और जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती है और आर्टिकल 8 में ही तरमीम आप लोग करने चले हैं, तो इस पर बिलावल साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ऐसा आर्टिकल 8 में हुकूमत क्या तरमीम करना चाह रही थी कि जिस पर बिलावल साहब ने कहा कि हमारी मजबूरी है, आप लोग इस पर रेजिस्ट करें तो उसमें हम आपका साथ देंगे। क्या बात हुई थी उस वक्त? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है कामरान मुर्तज़ा साहब और बिलावल साहब की, मेरा ख्याल ये है कि वो दो बंदों के दरमियान बात थी, ये पार्टी टू पार्टी बात नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब से उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, इस पर मैं कोई वजाहत भी नहीं दे सकता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब भी इस पर बेहतर वजाहत दे सकते हैं, बात उनसे हुई है तो। लेकिन बात यह है कि ये बात माना नहीं रखती कि किसने क्या कहा या किसने क्या नहीं कहा। लेकिन ये बात तो मायने रखती है ना कि अगर JUI को इन तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहे कि तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं लेकिन हमारी मजबूरी है, तो ये बात तो मायने रखती है ना कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आप करना नहीं चाह रहे लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो ये मायने रखती है। ये देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात की वजाहत या बिलावल साहब खुद देंगे या कामरान मुर्तज़ा साहब देंगे। मैं तो इस बात की कोई वजाहत नहीं दे सकता क्योंकि ये दो जमातों के दरमियान में बात नहीं थी, दो शख्सियात के दरमियान में बात थी। बात यह है कि सियासत किसको कहते हैं? सियासत डायलॉग को कहते हैं। अगर कोई कानून साजी हो रही थी, उसके किसी शक पर कोई बात हुई है, तो जाहिर है कि ये बातचीत होगी तो मसला हल होगा ना। बातचीत ही नहीं होगी तो मसला कैसे हल होगा? सियासत तो कहते ही डायलॉग को है। अगर आप डायलॉग का दरवाजा बंद कर दें तो उसके बाद तो कोई बात नहीं होगी। और बातचीत हुई और उसका नतीजा निकला, और उसका नतीजा ये निकला कि बिल पास नहीं हुआ। सुबह 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मौलाना की तस्बीहां सेनेट और कौमी असेंबली के कैफेटेरियाज में MNAs और सेनेटर्स पढ़ते रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साफ इनकार कर दिया। तो ये उसी गुफ्तगू का हिस्सा है जिस गुफ्तगू को मौजूए बहस बनाया जा रहा है। इसको मौजूए बहस बनाया जाए कि अब बिल पास हुआ या नहीं हुआ, तो जवाब ये कि बिल पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब के? वो तो आज आपने खुद कोट किया है। मौलाना साहब ने अभी भी कह दिया कि शख्सियात पर या हुकूमत को सपोर्ट देने के बजाय अवामी मफादात को देखना चाहिए। क्योंकि असेंबली की तकरीर मौलाना साहब की अगर आपने सुनी हो, मौलाना साहब ने उसमें एक्सटेंशन पे तो एतराज किया था, उम्र के बढ़ाने पर तो एतराज किया था, अदलिये के निज़ाम में इस्लाहात पर मौलाना साहब को न पहले एतराज था न अब एतराज है। हाँ, अगर वो कवानीन इंसानी हुकूक के चार्टर के मनाफी जाते हैं, अगर वो कवानीन जो अमेंडमेंट लाई जा रही है वो खुद आइन से टकराव कर रही है, अगर वो कवानीन अवामी मफादात से टकराव कर रहे हैं, तो JUI उसका हिस्सा नहीं बनेगी और नहीं बनी और न किसी को बनने दिया और वो कानून पास नहीं हुआ। अब उसका
जायजा तो क्या वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या जो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात थे, नून लीग, पीपल्स पार्टी क्या तैयार है उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए? जैसे कि आइन के आर्टिकल 8 पर बात हुई, आइनी अदालतों पर बात हो रही है, क्या हुकूमत समझती है कि वो मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर पाएंगी? क्योंकि हुकूमत तो अभी भी चाहती है कि इन आइनी तरमीम को लेकर आया जाए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपको पता है कि कल स्पीकर ने ऑलरेडी ख़त लिख दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। तो हुकूमत तो चाहती है कि अभी वो किसी ना किसी तरह का जो अपना स्टेटस है उसको 2/3 में उसको बदले। तो मौलाना तैयार हैं अभी भी हुकूमत का साथ देने के लिए? देखिए, आप एक ही चीज में 2-3 चीजें इकट्ठी कर रही हैं। मैं 2-3 चीजों को अलग अलग कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में थे, अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा बनने नहीं जा रही। पहली चीज तो ये है। जब हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे तो अब हुकूमत जाने, उनकी 2/3 मेजॉरिटी जाने, उनके मामला जाने। अब आते हैं दूसरी चीज पर, कौमी असम्बली का काम क्या है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी के बाद कौमी असम्बली का ज्यादातर काम ही कानून साजी रह जाता है। अगर कौमी असम्बली कानून साजी न करे, मेंबर कौमी असम्बली कानून साजी न करे, तो फिर असम्बली किस काम की? असम्बली में कानून साजी होगी, कभी हुकूमत लाएगी, कभी अपोजिशन लाएगी, उसका जायजा लिया जाएगा। आईनी इस्लाहात जो अदालती हवाले से हो रही हैं, JUI के कानूनी माहिरीन उसका जायजा ले रहे हैं। मैं आपको एक लफ्ज में का बता देता हूं कि JUI कहां खड़ी होगी। अदालत के अंदर आईनी इस्लाहात की JUI हामी है। हाँ, वो किसी शख्सियत को, किसी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए न हो, अवामी मफादात। अब मुझे इसी से जुड़ा एक सवाल का जवाब दे, इसी से जुड़े एक सवाल का जवाब दो। लेट मी कंप्लीट। नंबर 1। नंबर 2, वो कवानीन इंसानी हुकूक के चार्टर के साथ टकराव न करते हो। नंबर 3, वो आइन में अमेंडमेंट खुद आइन से टकराव न करती हो। नंबर 4, अवामी मफादात के खिलाफ न हो। अगर ये 4 बातें उसमें हैं तो JUI को उसमें वोट करने में कोई हरज नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक चीज भी होगी तो JUI वोट नहीं करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। JUI के रहनुमा राहत सुमरो साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इसे फिल्मी कहानी समझें, कोई फिक्शन ड्रामा कहें या किसी दीवाने की लिखी दास्तान, लेकिन ये हकीकत है कि इजराइल के लबनान पर साइबर हमले की कहानी सुने तो पास पड़ा जो मोबाइल है इससे भी डर लगेगा कि कहीं ये फट ना जाए। पूरी दुनिया के IT एक्सपर्ट्स को इजराइल ने इस हमले से हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। मैसेजेस भेजने वाले पेजर्स और वॉकी टॉकी सेट लबनान में हैं और उन्हें इजराइल अपने घर बैठकर फाड़ रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो भी एक किसी बारूदी बॉम्ब की तरह। टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी, इजराइल के बनाए हुए वॉकी टॉकी ये बारूदी सेट लबनान में हिजबुल्लाह के एहलकारों के हाथों तक पहुंचाना एक अलग और अनबिलीवेबल एक साइंस लगती है। इसको ऐसे ही समझ लें कि आपने दुश्मन की बनाई हुई मौत आप अपने हाथों में लेकर घूम रहे थे और किसी को खबर भी नहीं थी। वीडियोस में देखा जा सकता है कि कहीं सब्जी लेते हुए तो कहीं ऑफिस में बैठे बैठे पास पड़ा जो आपका पेजर है, वॉकी टॉकी सेट है, ये धमाके की तरह फटने लगता है। 3000 से ज़्यादा लबनानी ज़ख्मी हैं और 30 से ज़ायद जो हैं वो जाँबाक हो गए हैं। हिजबुल्लाह जैसी ताकतवर और खुफिया ज़राए से भरपूर अस्करी तंजीब पर ऐसा हमला न कभी देखा न सुना। ये कोई अंदर की साजिश थी या टेक्नोलॉजी की कारस्तानी, इस पर मैं बात करूंगी। IT एक्सपर्ट असद बेग साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। इस जो इजराइल ने किया है पेजर्स को तबाह करना, वॉकी टॉकी सेट्स को इजराइल में बैठकर लबनान में बैठे हुए लोगों के हाथों में जिस तरीके से सेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसने ज़ाहिर टेक्नोलॉजी को दुनिया है वो हैरान होगी, परेशान होगी। बावजूद इसके कि सबको पता है कि इजराइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त दुनिया में सबसे आगे है, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये तो पूरी दुनिया में परेशानी भी फैल गई है कि आपके हाथ में एक मोबाइल है, आप पकड़े और आपको एक खौफ सा हो गया कि ये फट ही ना जाए। इजराइल तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है।
देखिए, ये जो पैरानोया है ये बिल्कुल वैलिड है और बेसिकली जो काम हुआ है यहाँ पे, इसको अंग्रेजी में अगर मैं बता सकूँ, ये मिलिट्राइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी, तो कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो आप मैं हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अब इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि टेक्नोलॉजी के लिए, जिस तरह आपने सवाल उठाया, बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल है, एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया है। और ये मिसट्रस्ट इसलिए भी पैदा हुआ है क्योंकि अगर आप ये पेजर्स, तो अभी मामला हुआ है ना, ऑब्वियसली ये तो एक ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं, इसको वॉर क्राइम भी कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें तो जिनको हम कोट एंड कोट बिग टेक कंपनीज कहते हैं, गूगल, अमेजॉन, जो बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की, वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करती रही हैं मिलिट्राइजेशन के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए अपने डेटा सेंटर्स के एक्सेस देती रही हैं। प्रोजेक्ट निम्बस फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल है। उनके अपने लोग इस बारे में प्रोटेस्ट करते रहे, अपने लोग उनके टर्मिनेट होते रहे बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट जो कि उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में और बाकी कंपनीज में किया है। तो ये वाला जो एलिमेंट है मिसट्रस्ट का टेक्नोलॉजी का, ये अब पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। आप आई एम श्योर कि इसके फॉलोअप में हम थोड़ा सा इसके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। जी, अब वही ना, तो अब जब दुनिया परेशान है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इस्राइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे है, तो ये तो टेक्नोलॉजी अगर वो हिंदुस्तान को फराहम कर दे तो आपको पता है हिंदुस्तान कहाँ क्या कुछ कर सकता है। आज़ाद कश्मीर में पहले ही वो लोगों के साथ क्या कर रहा है, तो इससे बचने का क्या तरीका है? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपकी बात में कुछ ऐड करूंगा। इजराइल शायद टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है दुनिया में, अमेरिका आगे है, लेकिन मसला ये है कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत है। और वो जो इन्फ्लुएंस है वो अब हमें नजर आ रहा है एक बहुत बड़े खतरे के तौर पे। सिर्फ इजराइल नहीं रह गया। देखें, आपने बिल्कुल सही बात की है, आपने इंडिया की एग्जांपल दी है, मैं उसको एक स्टेप मजीद आगे लेके जाता हूँ। कोई ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, खुदा ना खास्ता, अगर यही काम मुसाद कर सकते तो यही काम कोई ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती क्या? आप मुझे बताएं कि कौन सा वर्ल्ड लीडर ऐसा है, प्यूटन से लेकर ट्रंप तक और पाकिस्तान के पाकिस्तान के लीडर से लेकर इंडिया तक, जिसके हाथ में मोबाइल फोन ना हो? तो अगर ये काम हम शुरू कर लें और ये हम टेक्नोलॉजी को वेपनाइज करना शुरू कर दें, तो ये तो हम दुनिया को तबाह कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता इससे। देखिए, ये बड़ा जरूरी है कि अब थोड़ा सा हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। मैं आपको आज से तकरीबन तो वही बात है, जिस तरह इंटरनेट आपको फैसिलिटेट किया, शुरू में हम लगा के बहुत फैसिलिटेशन है, बाद में उसने बिगाड़ भी बहुत पैदा किया, सोशल मीडिया ने बिगाड़ भी बहुत पैदा किया। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह मोबाइल जो है एक फैसिलिटेशन ही है ना, एक दुनिया से एक कांटेक्ट का एक बहुत बड़ा सोर्स है आज मोबाइल। तो अगर यही आपका एक वेपन नेगेटिव इस्तेमाल होगा तो बिल्कुल मामला खराब हो जाएगा दुनिया में। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। और आपकी बात में ऐड करते हुए, जो टेक्नोलॉजी है ना जी दुनिया में, उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। मुझे याद है, मैं एक किताब पढ़ रहा था जहाँ पे लिखा था जब दुनिया का पहला कार एक्सीडेंट हुआ था तो ये तय किया गया था और ये वादा किया गया था कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो आप सोचिए कि उसके बाद हम कहाँ पे आ गए। तो प्लेन क्रैशेस, कार एक्सीडेंट्स, ये सारे टेक्नोलॉजी के फॉल आउट्स हैं हमारे सामने, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया, इंटरनेट के फॉल आउट्स भी हैं हमारे सामने, उनको भी मैनेज करना। अब देखिए, मैं क्विकली अगर इसके हल की तरफ आऊं, इसका हल किसी एक गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसका हल ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में लेट्स से फायरवॉल्स लगा के, वेब मॉनिटरिंग सिस्टम लगा के और उसको कोई मैनेज कर सके, या किसी भी मुल्क में फॉर दैट मैटर हम ये मैनेज कर सकेंगे। देखिए, इसका हल में अगर आपको 100 ईयर्स पीछे लेके जाऊं तो जो रॉकफेलर कॉर्पोरेशन थी अमेरिका में, जो ऑयल कंपनीज थी, तो वो इतनी बड़ी हो गई थी कि अमेरिकन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने माजरत के साथ ये सोचा कि ये एक बहुत सिविक फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दे आर टू बिग नाउ। अब ये बहुत बड़े हो गए हैं और इनका जो मोनोपोली है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया, उसकी पावर को वो करने के लिए। इसी तरह ही नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको टेक कंपनीज हम कहते हैं, जिसमें मेटा है, जिसमें मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हो गई, ये मुल्कों से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो गई हैं और ये इतना ज्यादा पावर और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं कि मुझे लगता है कि तो जिस मकसद के लिए हमारे मुल्क में फायरवॉल लगाने का एक कोशिश हो रही है, क्या आप चीज़ों को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी, वो उसका ताल्लुक ही नहीं है इससे। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे ओपिनियन में उसका काम बहुत फर्क है, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये साइबर सिक्योरिटी, उसका काम फर्क है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं साइबर सिक्योरिटी पे भी आता हूँ। तो पहला तो काम ये करना पड़ेगा कि जो सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन है इन कंपनीज के लिए, वो करनी पड़ेगी।
और उसमें सिविल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल मैं ज्यादा देखता हूं बजाय इसके गवर्नमेंट्स का, कि ह्यूमन राइट्स असेसमेंट अगर मैं अंग्रेजी में बता सकूं इन कंपनीज की होनी चाहिए और होनी पड़ेगी, जहां पे आप और मैं ये तसल्ली कर सकें कि यार हमारा जो डेटा है, जो हमारे डिवाइसेस हैं, क्या वो हमारे लिए सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, कहीं हम किसी एक बड़ी गेम का हिस्सा तो नहीं बन रहे। और ऐसा ही है, आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजीज हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो कि रिसर्च करते हैं पैलेस्टीनियन और लेबनान वाले सोशल मीडिया स्पेसेस पे, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, वो बहुत क्लियरली ये कहते हैं कि जो सर्वेलेंस है वो इतनी ज्यादा है कि उसको आप कोट एंड कोट ऑटोमेट कर रहे हैं किलिंग को। तो आप समझते हैं कि मोबाइल कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब उन्हें अपने सिस्टम को, अपनी कंपनीज को, अपने मोबाइल्स को लॉन्च करने से पहले सिक्योरिटी उसकी बनानी लाजमी है कि इससे कोई भी जानी नुकसान ना हो। उनको अपनी कंपनीज के ऑडिट्स करवाने पड़ेंगे, सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट जो कि ह्यूमन राइट्स एंगल से लीड किए जाए। क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात करें ना, देखिए मैं अगर कहता हूं कि आपका राइट टू प्राइवेसी है, वो क्या है? वो ह्यूमन राइट है आपका, वो आपका फंडामेंटल राइट है, ऐसे ही है। तो ह्यूमन राइट्स असेसमेंट नंबर। अब फिर जो आपने बात की थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फायरवॉल लगा के पाकिस्तान में अब क्या देखें जी, साइबर सिक्योरिटी हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त मसला है पाकिस्तान का। मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के एंगल से बात कर रहा हूं। यहां पे जो साइबर सिक्योरिटी है, आप ये नोट कीजिएगा कि वो कंज्यूमर एंड पे इफेक्टिव होती है। मसलन अगर आपके खुदा ना खास्ता चैनल पे कोई साइबर हमला हो, तो आपको क्या उस हमले को रोकने के लिए क्या मैं पीटीए में कहीं जाके फायरवॉल लगाऊंगा या आपके सिस्टम्स को बेहतर करूंगा? यू सी व्हाट आई मीन? तो इसी तरह जो साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है वो अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने इदारों में, अपने जो लोअर एंड कंज्यूमर एक्सेस है, मसलन पीआईए, नादरा, ये यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी हुई। हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन उसमें मुझे सबसे बड़ा खतरा ये है कि बहुत रिसोर्सेज चाहिए उस किस्म की इंप्लीमेंटेशन के लिए, जो कि मुझे पूरी कौम को उसमें लपेट रहे हैं, हर मोबाइल को, हर जगह, हर कनेक्शन को उसमें लपेटना चाह रहे हैं ये लोग जी। अब देखें, साइबर सिक्योरिटी मुश्किल भी है, मैं ये जेन्युइनली बात समझता हूँ को आसान काम नहीं है, और पाकिस्तान क्योंकि एक माशाल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन मजीद ऐसे काम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया असद बेग साहब हमारे साथ है, IT एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।